लेसन 2 लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर कंपनी। जो कंपनी जिनका लीगल स्टेटस है एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर कंपनी, इनके टाइप्स बताएं जो कंपनी रजिस्टर होती है उनके। इसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे? इसमें सेक्शन 2, 3, 8, 10 ए, 3, 7, 8, 4 बी, 7, 3, 9, 7, 3, 7, 3, 4, 0, 6, 4, 5, 5 ये सेक्शन इसमें आएंगे। इसमें बताया है कि कंपनी कहाँ से कैसे किस बेस पे आई है। पहले लोग साथ में खाना खाया करते थे, फिर वहाँ पे कंपनी की बातें डिस्कस किया करते थे, फिर लगा कि नहीं अभी इसके लिए अलग मीटिंग होनी चाहिए। तो ये इसकी बेसिक हिस्ट्री है। और फिर उसके बाद कंपनी की डेफिनेशन 220 में आती है, ये बताया है। यहाँ पे बताया है कि कंपनी क्रिएट बाय लॉ, कंपनी बनती है लॉ से, प्लस लॉ अलोन कैन डिज़ोल्व इट। कंपनी बनती भी लॉ से है और कंपनी ख़त्म भी लॉ से ही होती है, डिज़ोल्व भी लॉ से ही होती है। यहाँ पे कंपनी को डिस्क्राइब करने के लिए केस दे के रखा है कि एक स्टेट है वो अपना टेंडर डालती थी, उसमें लिखा था कि एक इंडिविजुअल और या कंपनी ही ये दोनों टेंडर डाल सकते हैं, और फर्म ने टेंडर डाल दिया था तो वो टेंडर रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट बाय स्टेट वो टेंडर, क्योंकि इंडिविजुअल या कंपनी ही डाल सकती थी, कोई फर्म अब नहीं डाल सकती। यहाँ पे दिया लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। अ कंपनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट सर्टेन एक्ट। क्या क्या वो कंपनी नहीं कर सकती है? जैसे कंपनी कैन नॉट मैरी, डिवोर्स, कैन नॉट वोट इन इलेक्शन, ये सब कंपनी नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कैपेसिटी टू स्यू। ठीक है, कंपनी ये अगर पूछेगा पेपर में तो बताना पड़ेगा। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी मीन्स कंपनी सेपरेट प्रॉपर्टी है, वो किसी को ये नहीं बोल सकता शेयर होल्डर की नहीं है मेरी है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, स्यू, कैपेसिटी टू स्यू, टू बी स्यूड मीन्स कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है कोई, और कंपनी अपने नेम से किसी के और के ऊपर भी केस कर सकती है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी डिस्क्राइब किया है। कंपनी का खुद का नेम होता है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग हैं। यहाँ इसमें बताया है कंपनी अपने नेम पे सारे काम कर सकती है। और कंपनी क्या क्या कर सकती है? कंपनी डेबिट, बोरोड मनी, बैंक अकाउंट ये सब कर सकती है। कंपनी अपने नेम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। यहाँ पे बताया है कि शेयर होल्डर आर इज नेशनल ओनर, मतलब अगर शेयर होल्डर और इसका मतलब शेयर होल्डर सिर्फ शेयर का ओनर है, कंपनी का ओनर नहीं है। वो अपने दिमाग में सोच सकता है कि हाँ मैं तो कंपनी का मालिक, पर ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। अगर कोई शेयर होल्डर 100% भी शेयर कंपनी के ले ले तो भी शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है। उसके बाद है जो शेयर होल्डर है वो एजेंट नहीं है कंपनी का, तो उनके ऊपर कोई एक्ट भी बाउंड नहीं होता है, कैन नॉट बाइंड इट बाय देयर एक्ट। ठीक है, इसके बाद कुछ केस लॉ के बाद दिया है कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसमें बताया है कि कंपनी जुडिशियल पर्सन है, उसका लीगल नेम होता है, उसके पास कुछ सर्टेन राइट होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है, सिमिलर, और कुछ सिमिलर चीज़ें नेचुरल पर्सन से होती हैं। परपेचुअल सक्सेशन में दे दिया है कि अगर सब लोग मर जाएं, सारे मेंबर मर जाएं, सब कन्वर्ट हो जाएं, कंपनी कुछ भी हो जाए पर कंपनी अलग है, बाकी सारे लोग अलग हैं, कुछ भी हो जाए कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे दिया है कि एमओए में जो सब्सक्राइबर होते हैं वो फर्स्ट सब्सक्राइबर होते हैं, ये सब कंपनी के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, फर्स्ट सब्सक्राइबर जो एमओ में होते हैं।
जो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी मीन्स कंपनी की प्रॉपर्टी की, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी खुद की होती है, वो खरीद बेच सकती है, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं जता सकता। और यहाँ पे केस लॉ एक दिया है कि जो शेयर होल्डर है उनका प्रॉफिट में हिस्सा होता है, शेयर होल्डर का प्रॉफिट में हिस्सा होता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता कि वो बोलते मैंने शेयर लिए हैं इतनी प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस केस में दिया है कि कंपनी क्लेम करके पैसे अपने नेम पे मंगवाएगी, अपने नाम से कंपनी पैसे मंगवा सकती है क्लेम करके। और इस केस में दे के रखा है कि शेयर होल्डर केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के नेम पे। वो ऐसा नहीं कि कोई शेयर होल्डर जा रहा है अपने नाम पे कंपनी का, उस पर जो कंपनी का जो भी इशू है उस पर जाके शेयर होल्डर अपने नाम से केस फाइल कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कंपनी के लिए कोई केस फाइल हो रहा है तो कंपनी के नेम पे ही होगा और कंपनी अपने नेम पे ही कंप्लेन करेगी, मतलब अपने नेम पे ही कंप्लेन करेगी, ठीक है। कुछ भी हो जाए कंपनी का राइट कभी नहीं छीनता है। यहाँ पे फिर एक था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, डिविडेंड इन टू पार्ट्स कॉल्ड शेयर। जो कैपिटल होती है कंपनी की वो उनको शेयर में डिवाइड कर देते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है शेयर, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। शेयर आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 44 में आता है। यहाँ पे दिया है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि शेयर ट्रांसफ़र बाहर किसी को नहीं कर सकते, है ना, फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस केस में ये है कि पहले जो शेयर होल्डर हैं, पहले अगर किसी को बेचना है तो पहले बाकी शेयर होल्डर से पूछेगा जो कंपनी के कि आपको ख़रीदना है क्या। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो वो बाहर जाके और किसी को बेच सकते हैं, पर पहले तो उसको पहले वालों शेयर होल्डर से बाकी जितने कंपनी में उनसे पूछना पड़ेगा। और अगर ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल में नहीं डाली है तो वो वॉइड मानेंगे। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने आर्टिकल में ये रिस्ट्रिक्शन डालनी है कि फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया कैपेसिटी टू स्यू और स्यू, कंपनी अपने नेम पे किसी के ऊपर केस कर सकती है और कोई कंपनी के ऊपर भी उसके नेम से केस कर सकता है। यहाँ पे 2 वर्ड समझाए हैं, लाइबर एंड सिलेंडर। लाइबर मीन्स जब कोई रिटर्न में किसी का नाम ख़राब करे, और सिलेंडर मीन्स जब बोल के नाम ख़राब करे। ये दोनों टर्म नॉलेज के लिए है बस। अब ये कंपनी की 5 टाइप्स, ये 5 कैरेक्टर होते हैं। अब इनको एक बार पढ़ते हैं। पहला होता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मीन्स ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मीन्स सारे लोग अलग हैं, कंपनी अलग है ना। इसका मतलब होता है सारे लोग शेयर होल्डर, बाकी सारे मेंबर्स सब लोग अलग हैं, कंपनी अलग है। सेकंड है परपेचुअल सक्सेशन, अगर बाकी सब लोग मर जाए तो भी कंपनी कभी नहीं मरती, कंपनी कंटिन्यू चलती है। तीसरा है सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, उस पर किसी का हक नहीं होता। तीसरा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कौन सा शेयर किसका है, किसको ट्रांसफ़र के सब उसके पास सारी ट्रांसफरेबिलिटी होती है, और लेकिन प्राइवेट में नहीं होती। और कैपेसिटी टू स्यू, कोई भी उसके ऊपर केस कर सकता है और वो किसी के भी ऊपर अपने नेम से केस कर सकती है, ठीक है। ये 5 पॉइंट, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कैपेसिटी टू स्यू। यहाँ पे बताया है कंपनी इज़ नॉट अ सिटीज़न, कंपनी सिटीज़न नहीं है। किस एक्ट के अंदर आता है ये आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये चीज़ बोली गई है कि कंपनी नॉट अ सिटीज़न। और इस केस में देख के रखा है कि अगर सारे शेयर होल्डर जितने सारे मेंबर हैं वो सारे सिटीज़न हो जाएं तब भी कंपनी सिटीज़न कभी नहीं होती। क्या बोलता है ये केस कि अगर सारे मेंबर सिटीज़न हो जाएं तब भी कंपनी सिटीज़न नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे है कि कंपनी है नेशनलिटी एंड रेसिडेंस, ये दोनों चीज़ें कैसे पता चलेंगी। अब नेशनलिटी मीन्स नेशन की बात हो रही है, वो कंट्री से पता चलेगा, वो यहाँ की है, आउट ऑफ इंडिया की है, कहाँ की है, तो कंट्री से पता चलेगा उसकी नेशनलिटी। रेसिडेंस मीन्स कहाँ रहता है, यहाँ पे
MP, यूपी, तो ये रजिस्टर ऑफिस से पता चलेगा जहाँ का वो होगा। क्या दो चीज़, नेशनलिटी और रेसिडेंस। नेशनलिटी कंट्री से पता चलती है और रेसिडेंट ऑफिस से पता चलती है। इस केस में दिया है कि कंपनी सिटीज़न तो नहीं है, पर उसके पास कुछ सिटीज़न वाले एक्ट हैं, सिटीजनशिप वाले कुछ एक्ट हैं उसके पास, है ना। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी ये कंपनी के मेंबर को लेके बात हो रही है, उनकी लाइबिलिटी कि पता चले कोई तो फिर कोई कंपनी मेंबर ही नहीं बने, उसकी लिमिटेड अनलिमिटेड होगी, इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर की बात हो रही है। शेयर होल्डर बोलते हैं कि अगर प्रॉपर्टी पे उनका कोई हिस्सा नहीं है, वो प्रॉपर्टी के लिए लाइबल नहीं है, तो वो उनकी लाइबिलिटी के लिए क्यों लाइबल होंगे, उनकी डिबेट के लिए क्यों लाइबल होंगे, क्योंकि उनको तो कुछ मिलना ही नहीं है, तो वो शेयर होल्डर लाइबल नहीं होते हैं उनकी कंपनी की प्रॉपर्टी के लिए, तो वो डिबेट के लिए भी लाइबल नहीं होंगे। सपोज़ किसी ने 1000 रुपये का शेयर लिया, उसने 500 दे दिए, तो वो 500 और देगा, वो और पैसे नहीं देगा। ये कुछ एक्सेप्शन दे के रखें इन केस में। जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर की, वो मतलब मेंबर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी कब, पहले ही बता के रखा है ना कि पब्लिक प्राइवेट में 2 मेंबर मिनिमम हो और पब्लिक में 7 मेंबर मिनिमम हो। लेकिन अगर इतने भी नहीं करके रखें या इससे कम हो गए और कंपनी तब भी बिजनेस कैरी कर रही है 6 मंथ तक, मतलब 6 मंथ तक वो काम करते जा रहे हैं, बच्चे मेंबर कम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो वो 6 महीने तक कर सकते, उसके आगे नहीं कर सकते। अगर 6 महीने से ज़्यादा भी वो काम करते हैं तो वो उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जितनी भी चीज़ें डेबिट के रहेंगी वो उनको पैसे भरने होंगे, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। दूसरा क्या है, जब अनलिमिटेड कंपनी हो, जब कंपनी ही अनलिमिटेड हो तो मेंबर की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। तीसरा, जब फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से काम हो, फिर या फाइंडिंग अप इसलिए मेंबर करें कि पैसे ना देना पड़े, फिर प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसा डालें कि पैसे ना देना पड़े बाकी लोगों के, रीपे, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, इन सब में फेल रहें, ठीक है। और फिर इंस्पेक्टर स्टेट मतलब अगर फ्रॉड हुआ है, इन लोगों ने फ्रॉड किया है, डायरेक्टर, KNP, अदर ऑफिसर, और ये लोग इनके पीछे हैं, कौन, मेंबर, तो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। कौन कौन से पॉइंट हैं एक्सेप्शन लिमिटेड लाइबिलिटी, कौन कौन सा है। पहला, जब 7 या 2 मेंबर प्राइवेट और पब्लिक से कम काम करें, कब तक, 6 मंथ से भी कम काम करें तो अनलिमिटेड होगी। दूसरा, जब अनलिमिटेड कंपनी हो तो अनलिमिटेड होगी, जब फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन करें, जब बाइंडिंग ऑफ इसलिए करें कि ताकि पैसे ना देने पड़े, प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत डालें, फेल रहें, रीपे, डिपॉजिट, इन सब में करने के लिए, और डायरेक्टर, KNP मतलब KNP और अदर ऑफिसर, ये लोग कुछ गलत करें और फ्रॉड करें कि ताकि इन लोग को पैसा ना देना पड़े। इन सब केस में मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अब यहाँ पे दिख दिया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट वो अपने नाम से राइट कर उसके मतलब इसके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट करने का। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या है, राइट टू परचेज प्रोडक्ट और सर्विस, राइट टू सेल प्रोडक्ट और सर्विस, मीन्स अपने नाम से वो खरीद बेच सकती है। शेयर होल्डर अपने नेम पे नहीं करेगा कि तो चले शेयर होल्डर अपने नेम पे खरीद ले कि हाँ हमने ये रेजोल्यूशन पास किया, ये हमारे नेम से होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया है डिसएडवांटेज ऑफ रजिस्टर कंपनी, मीन्स कोई कंपनी रजिस्टर हुई है तो उसके डिसएडवांटेज क्या रहेंगे। फॉर्मूलेट एंड एक्सपेंसेस, खर्चे बहुत सारे, फॉर्मुलेटी एंड एक्सपेंस खर्चे बहुत सारे बढ़ जाएंगे उसके, है ना। प्राइवेसी लॉस होगी, हर कोई हर चीज़ देख पाएगा। डिज़ायरेबल कंट्रोल, मेंबर के पास भी कंट्रोल चला जाएगा, सबके पास कंट्रोल चला जाएगा, उसके पास खुद के पास कंट्रोल ज़्यादा नहीं रहते। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सब कोई उसका अकाउंटेबिलिटी देख सकता है। फ्रॉड पॉसिबिलिटीज़ रहती है फ्रॉड होने की, तो ये रहते हैं उसके डिसएडवांटेज। क्या क्या, फॉर्मेलिटी एंड एक्सपेंसेस, प्राइवेसी लॉस, सेकंड डाइवर्सिबल कंट्रोल, फोर्थ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, फिफ्थ फ्रॉड पॉसिबिलिटी। यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ कंपनी,
सैचुरेटेड कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है, अनरजिस्टर्ड कंपनी होती है। सैचुरेटेड कंपनी कौन? जो स्पेशल एक्ट से रजिस्टर हुई है, जिसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव ने बनाई हो, जैसे रेलवे, वाटरवेज, है ना, इनको सैचुरेटरी कंपनी बोलते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनी एक्ट के थ्रू या पहले वाले किसी कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर हुई हो। अनरजिस्टर्ड कंपनी जो रजिस्टर ना हुई हो, जैसे फर्म, सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, रेलवे कंपनी। ठीक है, सैचुरेटेड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी, ये 3 टाइप की कंपनियां होती हैं। 7 और मोर पर्सन पब्लिक कंपनी में होते हैं, यहाँ पे नीचे देख के रखा है। 2 और मोर पर्सन प्राइवेट कंपनी में होते हैं, और 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी ये 1 पर्सन कंपनी में एक ही होता है ना। पहले अगर कोई कंपनी फॉर्म करेगा तो पहले वो चूज़ करेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर चाहिए, लिमिटेड बाय गारंटी चाहिए, अनलिमिटेड कंपनी चाहिए। इन 3 में वो चूज़ करता है कि उसको पहले कंपनी कौन सी बनानी है। अगर किसी को प्राइवेट कंपनी बनानी है तो सेक्शन 268 रिस्ट्रिक्ट किस में रहेगा? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। दूसरा क्या रहेगा कि वो कंपनी 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं कर सकती है ना। तीसरा क्या रहेगा, है ना, ये 2 चीज़ है कि वो शेयर ट्रांसफ़र करने में रिस्ट्रिक्शन रहती है और 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं कर सकते। अब वो 200 मेंबर में कौन कौन काउंट होगा, है ना, और 200 मेंबर में कौन कौन काउंट होगा? तो जो जॉइंटली शेयर, जिन्होंने 2 लोगों ने शेयर लेके रखे हैं, उनको सिंगल मेंबर ही मानेंगे और इन लोगों को काउंट नहीं करेंगे। किनको नहीं करेंगे? जो अभी प्रेजेंट में कंपनी में एम्प्लॉय है या जो पास्ट में कंपनी में एम्प्लॉय था, इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। जो अभी कंपनी में एम्प्लॉय है या जो छोड़ के एम्प्लॉय जा चुका है जो पहले था, जो जॉइंटली वाले हैं उनको सिंगल ट्रीट करेंगे, सिंगल मेंबर, जैसे 2 लोगों ने शेयर लेके रखे हों। अब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड ये लास्ट वर्ड लगता है, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन 149 का 1 क्या बोलता है? जो मेंबर है वही डायरेक्टर भी बन जाओ, ठीक है। किसमें? प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर में ऑल्सो बी अ 2 डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे मिनिमम मेंबर 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर 200 हो सकते हैं। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे और जॉइंट वेंचर हो उनको 1 मेंबर ट्रीट काउंट करेंगे, है ना। यहाँ पे दिया अगर पहले कोई मेंबर था और फिर एम्प्लॉय तो वो काउंट होगा, लेकिन पहले एम्प्लॉय और फिर मेंबर तो वो काउंट नहीं होगा, वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो मेंबर की डेफिनेशन में नहीं आएगा, सॉरी ना। पहले मेंबर कोई है और फिर वो एम्प्लॉय हो गया तो काउंट करेंगे, लेकिन पहले एम्प्लॉय था और फिर मेंबर हो गया तो काउंट नहीं करेंगे। डिबेंचर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं ये बोलता है, क्योंकि लिमिट मेंबर पे लगी, डिबेंचर पे थोड़ी। सपोज़ कोई मेंबर आया और उसने 3 डिबेंचर ले लिए, फिर कोई मेंबर आया उसने 50 डिबेंचर ले लिए, तो ऐसे तो कोई भी कितने भी ले सकता है डिबेंचर। तो ये मेंबर पे लिमिट है, डिबेंचर में थोड़ी कि कंपनी 200 डिबेंचर लेगी, इशू कर सकती है और एक मेंबर सारे 200 मेंबर तक बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी वही बात दी है कि अगर शेयर होल्डर एसेट्स के लिए लाइबल नहीं है तो लाइबिलिटी के लिए क्यों लाइबल होंगे। और यहाँ पे दे रखा है कि 6 मंथ से ज़्यादा कंपनी अगर 2 मेंबर से भी कम है और 6 मंथ से ज़्यादा काम कर रही है तो भी उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। और प्राइवेट कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होती है, मीन्स वो लॉ के आइज़ में एक लीगल एक्सिस्टेंस रखती है। और ये इंडेक्स ऑफ मेंबर, ये रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है। अगर बहुत कम मेंबर हैं तो नहीं करना, अगर लेस देन 50 से भी कम है तो नहीं करना है, पर अगर 50 से ज़्यादा है तो ये रजिस्टर भी मेंटेन करेगी। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर मिनिमम 2 डायरेक्टर हों, मिनिमम 2 डायरेक्टर तो हुई नंबर ऑफ़ डायरेक्टर में, और 15 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए तो एसआर पास करेगी। पेडअप कैपिटल, इसमें नो रिक्वायरमेंट पेडअप कैपिटल होती है, सीजी उनको बढ़ा भी सकता है लेकिन
सीजी जैसा चाहे। प्रोस्पेक्टस, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर पब्लिक इशू नहीं दे रही तो प्रोस्पेक्टस देगी किसको, है ना। हमने इसके क्या क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक, लिमिट ऑन मेंबर पढ़ी, लिमिट लाइबिलिटी स्ट्रक्चर पढ़ी, परपेचुअल सब्सक्रिप्शन पढ़ी, इंडेक्स ऑफ मेंबर पढ़ी, नंबर ऑफ डायरेक्टर पढ़े, पेड अप कैपिटल पढ़ी और प्रोस्पेक्टस पढ़ा। पीछे एक और दे के रखा है यहाँ पे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे के रखा है कि अगर डिक्लेयर कर दो फाइल्ड बाय अ डायरेक्टर, डिक्लेयर इज फाइल्ड बाय डायरेक्टर इन पीरियड 182 डेज। हाँ, यहाँ पे बोल के रखा है कि डायरेक्टर बता देगा अगर जब कंपनी को 180 दिन बने हुए हैं और उसी को बता दो कि सब्सक्राइबर ने पे कर दिया है शेयर, जितने बाकी पूरे शेयर होल्डर हैं उन्होंने शेयर पे कर दिया। ये 100 दिन कंपनी जब से बनी है इनकॉर्पोरेट 180 दिन में बता दो। और रजिस्टर ऑफिस कहाँ है ये भी वेरीफाई कर दो और उसी को बता दो, डिक्लेयर कर दो, उसको डिक्लेरेशन दे दो। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 2 पॉइंट बोलता है, 180 दिन कंपनी बने हुए हो गया तो जितने शेयर होल्डर ने पैसे पे कर दिए उनका बता दो आरओसी को। और रजिस्टर ऑफिस कहाँ है ये उसको वेरीफाई करा दो रजिस्ट्रार में, ठीक है। अब प्रिविलेज एंड एक्सेप्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी, इनको क्या क्या छूट मिलती है, इजी टू फॉर्म, इजी बना सकते हैं। अल्ट्रेशन, आर्टिकल को अल्ट्रेशन करना इजी होता है। लेस नंबर ऑफ कंप्लायंस फॉर इशू ऑफ शेयर होते हैं। क्लोजर रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर। लेस कंप्लायंस रिलेटेड टू डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, ये वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, इसमें ये जल्दी कंप्लीट होगा, ये जो वेकेशन है जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि कंप्लायंस ही कम रहते हैं, इसलिए कैनपी अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन सैलरी देना है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन एनुअल रिटर्न, रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग नॉट रिक्वायरमेंट, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। क्या क्या नहीं करनी यहाँ से कोई पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नो, वेकेशन जल्दी ख़त्म होगा, कंप्लायंस कम है इसलिए। कैनपी की ज़रूरत नहीं है। रेम्यूनरेशन सैलरी देना ये भी, और रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ये भी नॉट रिक्वायरमेंट। इसके बाद दे के रखा है ऑडिट कमेटी एंड नॉमिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये सब नहीं करना है। क्या नहीं करना, इंटरनल ऑडिट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, ये भी उसको नहीं करना है। पब्लिक कंपनी में आते हैं, पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 में होती है। नॉट ऑफ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी ना हो, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब जो दे के रखी है। और सब्सिडी, जो अगर कोई सब्सिडी पब्लिक कंपनी की है तो वो भी पब्लिक कंपनी ही होगी। जैसे किसी पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट को होल्ड करके रखा है, वो उसकी सब्सिडी है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। यहाँ पे दे रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर इसमें चाहिए, 15 से और मैक्सिमम 15 से भी ज़्यादा करने हैं तो एसआर पास करना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर की बात हो रही है, इसमें अगर कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी की है तो उसकी मेंबर की भी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगी। यहाँ पे भी वो 6 मंथ वाली बात की है कि अगर 3 से भी कम मेंबर के साथ 6 मंथ से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो जो बचा हुआ मेंबर होंगे, जो 7 मेंबर होते हैं ना इसमें, है ना, 3 मेंबर नहीं 7 मेंबर, इसमें 7 मेंबर होते हैं और 7 से कम मेंबर है और तब भी वो बचे हुए लोग 6 महीने से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी।
नंबर ऑफ़ मेंबर 7, ये रहे ना 7, 3 मैंने गलती से बोला था 7। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, फ्रीली ट्रांसफ़र होते हैं इसमें। और इसमें लाइफ स्पैन है, ये चाहे जितने टाइम तक चल सकती है, भले शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, डायरेक्टर की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये चलती रहेगी, इसमें कुछ नहीं होता, ये ख़त्म नहीं होगी। और अगर डायरेक्टर की डेथ हो जाए तो वैकेंसी फुल करेंगे, है ना, क्योंकि 3 डायरेक्टर तो चाहिए। और वैकेंसी किस में वो करेंगे, इमिडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग में तुरंत उस डायरेक्टर, एक जो वैकेंसी फिल करने के जितने भी डायरेक्टर चाहिए होंगे वो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे देख के रखा है डिस्टिंग बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 और 7 चाहिए रहते दोनों में। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक में तो लिमिट ही नहीं होती, नो रिस्ट्रिक्शन होता है, और प्राइवेट में 200 होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर फ्रीली रिस्ट्रिक्टेड, पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन होती है। प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू होता है, प्राइवेट में तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता ना, नहीं होता ना, क्योंकि बाकी लोगों को देना ही नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट में 2 होते हैं, पब्लिक में 3 होते हैं। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, इसमें ज़रूरत नहीं होती, प्राइवेट कंपनी में ज़रूरत नहीं होती रिटायर करने की, रिटायर बाय रोटेशन। प्राइवेट में ज़रूरत नहीं होती ना डायरेक्टर को रिटायर करने की रोटेशन से। और पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर रिटायर होते हैं, ठीक है, 2/3 यहाँ लिखा है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर। कोरम जनरल मीटिंग में, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, इसमें मिनिमम अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी कंपनी में दे के रखा है पब्लिक कंपनी कितने मिनिमम कोरम होनी चाहिए तो ठीक है, वरना ये मानेंगे, क्या मानेंगे, अगर 1000 मेंबर हैं या उससे कम है तो 5 मेंबर मिनिमम चाहिए। अगर 1000 से ज़्यादा है और 5000 से कम है तो 15 मेंबर मानेंगे। और 5000 से ज़्यादा चाहे जितने हों तो 30 मेंबर चाहिए। मतलब 1000 से नीचे की तो 5 मेंबर चाहिए, 1000 से ऊपर लेकिन 5000 से नीचे तो 5 मेंबर चाहिए, और 5000 से चाहे जितने ऊपर हो तो 30 मेंबर चाहिए कोरम फुलफिल करने की जनरल मीटिंग में। किसमें, पब्लिक की बात कर रहे हैं हम। और अगर अभी हमने बात की कि अगर AO में उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है तो ये बात हो रही है। पर अगर उसने लिख दिया हो कि नहीं हमें तो ये 5 मेंबर तो बहुत कम लग रहे हैं, हम 200 मेंबर करते हैं, मिनिमम 200 मेंबर चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं वो अपनी आफत कर रहे हैं ना। वो हर 200 मेंबर उसको कोरम वैलिड करने के लिए 200 मेंबर को बुलाना पड़ेगा, आओ वरना कोरम वैलिड नहीं होगी, मीटिंग ही नहीं होगी, जनरल मीटिंग ही नहीं होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे। अब यहाँ पे देख रखा है एडवांटेज ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है शेयर को, एक ही इशू हो गया। प्रॉफिट एंड कॉन्फिडेंस, ये सब अच्छा है उसका, ठीक है। ग्रोथ जल्दी होती है ना, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहती है उसके पास। रिस्क रहता है, स्पेंडिंग रिस्क, लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांसफ़र अच्छे से कर सकते हैं, ये उसके प्रॉफिट होते हैं। एडवांटेज होते हैं, क्या क्या होते हैं, पब्लिक इशू कर सकती है, प्रॉफिट एंड कॉन्फिडेंस होता है, ग्रोथ होती है। चौथा देख के रखा है स्पेंडिंग रिस्क, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, 5 पॉइंट है। अब यहाँ पे देख के रखा डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक कंपनी। क्या क्या डिसएडवांटेज होता है उसके, तो इंक्रीज गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी सिक्योरिटी, इंक्रीज गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी सिक्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं उसकी, बहुत सारे उस चीज़ें उसको फॉलो करनी रहती हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियल, पब्लिक सब कुछ जानती है, ठीक है, पब्लिक सब कुछ जान सकती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियल, जिसको जो जानना है वो जाए ROC में पैसे पे करे और उसके बारे में सब कुछ जान ले। ओनरशिप एंड कंट्रोल इशू, ओनरशिप कम हो जाती है, सब में ओनरशिप बढ़ जाती है सारे मेंबरों में, है ना। हायर लेवल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये ज़्यादा हो जाता है। मोर वैल्यूनेबल टू टेक ओवर, इसका रिस्क ज़्यादा रहता है, कोई इसको ज़्यादा जल्दी टेक ओवर कर सकता है। सब लोग सबको जानते हैं, उसको बहुत सारे लोग जानते हैं इसलिए।
तो ये 5 चीज़ें होती हैं। कौन सी? इंक्रीज गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी सिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियली, ओनरशिप एंड कंट्रोल इशू, हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट, मोर वैल्यूनेबल टू टेक ओवर। ठीक है, अब यहाँ पे है स्मॉल कंपनी, मीनिंग पढ़ेंगे इसका। ठीक है, स्मॉल कंपनी का मीनिंग क्या कैसे है ना। डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी में कौन कौन आती है, उसका पेड अप देखेंगे और टर्नओवर देखेंगे। पेड अप उसका 2 करोड़ से कम लेकिन 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका टर्नओवर 20 करोड़ से कम या 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको कैसे याद करना है, यहाँ पे मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 है, यहाँ भी मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 है, बस 0 लग गया है ना। पेड अप कैपिटल मिनिमम 200 करोड़ और मैक्सिमम 400 करोड़, और टर्नओवर 20 करोड़ से कम और 40 करोड़ से ज़्यादा। अब हर जगह पता है ना कि गवर्नमेंट कोई भी चीज़ अपना चाहे तो बढ़ा सकती है, तो यहाँ पे जो 4 करोड़ वाली लिमिट है ना, इसको गवर्नमेंट बढ़ा के 10 करोड़ भी कर सकती है, और ये जो 40 करोड़ वाली लिमिट है ना, इसको बढ़ा के 100 करोड़ भी कर सकती है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि स्मॉल कंपनी की पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम हो, 4 करोड़ से ज़्यादा हो, और गवर्नमेंट चाहे तो 10 करोड़ भी कर सकती है। और टर्नओवर को बोल सकते हैं कि 20 करोड़ से कम हो, 40 करोड़ से ज़्यादा हो, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो 100 करोड़ भी कर सकती है, लेकिन 100 करोड़ के से ज़्यादा नहीं कर सकती। इन सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय स्पेशल एक्ट, इनको स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, इन पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी है तो स्मॉल कहाँ से रह गई। सेक्शन 8 है, कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, इन सबको स्मॉल नहीं मानना है। ठीक है, फिर इसमें देखा है लेस नंबर ऑफ, इसमें एडवांटेज क्या होते हैं स्मॉल कंपनी के, यहाँ पे दे के रखा है लेस नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कम करानी रहती है ना। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ये कम रहते हैं। नो नीड टू इनक्लोज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये देने की ज़रूरत नहीं है। लेस नंबर ऑफ सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं देते चेक कर करके, इसमें वो भी करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये भी बहुत कम है। फिर एनुअल रिपोर्ट, ये छोटा सा शॉर्ट में देना है दिखाने के लिए बस, बाकी इनको ज़्यादा डीप में बहुत सारी चीज़ें कंप्लाइंस नहीं करने पड़ते हैं। कौन से 5 है, लेस नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कम करवानी है। कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट ये कम है। थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देना है, नो नीड लिखा है। लेस नंबर ऑफ सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल, ये भी नहीं करना है इनको, ये भी कम करना है। और एनुअल रिपोर्ट ये भी छोटा सा शॉर्ट में देना है। अब यहाँ पे फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो हर जगह CS की साइन लगती है ना। अगर इस स्मॉल कंपनी है और इसमें CS नहीं है, नो कंपनी सेक्रेटरी, तो डायरेक्टर से भी साइन करवाएंगे तो भी चलेगा। उसके बाद है बोर्ड रिपोर्ट, ये हर साल बना के मेंबर को दिखाना है, बताएंगे कि देखो ये बोर्ड रिपोर्ट है, ऐसा ऐसा ये होता है, ये हुआ है। तो ये CG ने इनको भी बनाने का बोला, पर ये बहुत शॉर्ट में बनाएंगे। अब बोर्ड रिपोर्ट में ये चीज़ें बतानी कौन कौन सी। पहला वेबसाइट पे डालेगा, एनुअल रिटर्न डालेगा, नंबर ऑफ मीटिंग ये कितनी हुई है ये बताओ, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सारी ये पूरी हुई हैं या नहीं ये बताओ, डिटेल्स बताओ क्या कि फ्रॉड्स रिपोर्ट्स बाय ऑडिटर ने ये रिपोर्ट बना के दी है, डिटेल्स। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये देंगे कि क्या हुआ, क्या क्या डालेंगे उसमें, एवरी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन है ना, ये सब डालेंगे। कंपनी अफेयर, स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर ये डालेंगे। और डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी से कांटेक्ट किया है, ट्रांजैक्शन किया है तो वो बताओ। फाइनेंशियल समरी बताओ, कोई चेंज आया है मटेरियल चेंज तो वो बताओ, वो चेंज नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है तो भी बताएंगे, और इफ़ेक्ट करेगा फाइनेंशियली तो भी बताएंगे। फिर डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड रिज़ाइन, कोई डायरेक्टर अपॉइंट या रिज़ाइन हो रहा है वो बताओ। डिटेल सिग्निफिकेंट मटेरियल ऑर्डर ये बताओ। ठीक है, और जो स्मॉल कंपनी है
उनमें सेक्शन 143 अप्लाई नहीं होता है। बोर्ड मीटिंग में इनको 2 ही बोर्ड मीटिंग करवानी है ना, 2 बोर्ड मीटिंग इनको बस करवानी है, और 2 बोर्ड मीटिंग में 90 डेज, इस गैप ऑफ नॉट लेस देन 90 डेज, 90 डेज से कम का गैप ना हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। रोटेशन ऑडिटर, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लासीफाई एज ए स्मॉल कंपनी, नॉट रिक्वायरमेंट है ना। रोटेशन ऑफ ऑडिटर इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर स्मॉल कंपनी है तो उसको ऑडिटर ये जो ऑडिटर है इसको रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना है 5 और 10 साल में। कब जब उसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा हो गई हो और उसने पब्लिक से बोरोइंग, लोन, बैंक इंस्टीट्यूट इन सब से लिया हो 50 करोड़ से ज़्यादा। कब ऑडिटर इनको रोटेशन से हटाना है? जब पेड अप कैपिटल या पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा हुई हो, तब इनको 5 और 10 साल में ऑडिटर हटाना है, रिटायर करना है। यहाँ पे देख के रखा है कि स्मॉल से हटकर वो बार बार अपना स्टेटस चेंज कर सकती है। जो स्मॉल कंपनी है ना, वो चाहे तो कभी स्मॉल रहे कभी स्मॉल ना रहे। और स्मॉल कंपनी की सारी छूट ओपीसी में लगेगी, लेकिन ओपीसी कंपनी की सारी छूट स्मॉल कंपनी पे नहीं लगेगी। और यहाँ पे देख के रखा है कि अगर जब 2 स्मॉल कंपनियाँ मर्ज हो रही हैं, मतलब एक ये स्मॉल कंपनी एक ये स्मॉल कंपनी, जब दोनों मर्ज हो रही हैं तो उनको 90% मेंबर की हाँ लेनी होगी। सिंपल सी बात है, कभी दोनों लोगों के मेंबर को प्रॉब्लम ना हो कि अरे हमने तो ऐसी मेंबरशिप नहीं ली थी, हमें नहीं पता था कि मर्ज होंगे। तो जब दोनों पार्टी की 90% मेंबर लोग हाँ बोल दें तो वो मर्ज होंगी। और आरओसी और ओएल मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर, इन लोगों से भी पूछना पड़ेगा। आरओसी मीन्स रजिस्टर ऑफिस, जो हमारा रजिस्टर होता है, और ओएल मीन्स ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो हमारे एसेट्स को मॉनेटरी टर्म में, मनी में, पैसे में बदल के बताता है कि ये आपकी कंपनी में इतने पैसे के एसेट्स हैं, इतने पैसे के नहीं है वो। तो टॉपिक क्या है? 2 मर्ज कंपनी मर्ज हो रही हो तो उनको आरओसी और ओएल ऑफिशियल लिक्विडेटर से पूछना पड़ेगा और मेंबर की 90% हाँ लेनी होगी। इसमें ये है बस। और रिड्यूस पेनल्टीज एंड नॉन कंप्लायंस, अगर वो उन पर पेनल्टीज लगती है तो वो भी कम लगेगी। और नॉन कंप्लायंस पे कितनी लगेगी? 2 लाख से ज़्यादा कंपनी पे नहीं लगेगी और 1 लाख से ज़्यादा किसी ऑफिसर पे नहीं लगेगी। ठीक है, इन पे पेनल्टी कितनी लगती है अगर कोई नॉन कंप्लायंस करते हैं? 2 लाख रुपये कंपनी पे, उससे ज़्यादा नहीं, और 1 लाख रुपये मेंबर पे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और ये भी पढ़ा था कि ई फॉर्म सर्टिफिकेट नॉट नेसेसरी, इनको सर्टिफिकेट नहीं लेना है। किन से नहीं लेना है? प्रोफेशनल CA, CS, CMA, इन लोगों से ई फॉर्म से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। ठीक है, ये 4 चीज़ें मैंने बताई थी, ये 5 चीज़ें मैंने बताई थी, ये 5 चीज़ें डिटेल्स में पढ़ ली हैं। फिर यहाँ पे होल्डिंग कंपनी और पेटेंट कंपनी, ये दूसरी कंपनी को होल्ड करती है। होल्डिंग कंपनी के की फीचर क्या है? मेंटेनिंग कंट्रोल, कैपिटल रेजिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस डिजायर, डाइवर्सिटी, डिवीज़न फॉर टैक्स बर्डन। ठीक है, टैक्स से ये 4 उसकी फीचर होते हैं। कॉर्पोरेट ग्रुप रनिंग मल्टीपल एंड वेरियस बिजनेस, कॉर्पोरेट ये बना देगा, कॉर्पोरेट ग्रुप्स बना देंगे हम, और ये रनिंग मल्टीप्लाई वेरियस बिजनेस ये भी वो कर सकती है। प्राइवेट इक्विटी फंड लुकिंग टू क्रिएट प्लेटफॉर्म, इसके जो प्राइवेट कंपनी जो भी उसकी है वो उसके इक्विटी शेयर ले ले। ये 2 चीज़ें बताई हैं कि ग्रुप मल्टीपल रनिंग बिजनेस करे वेरीफाई, और प्राइवेट इक्विटी फंड
ये ले ले वो। अब ये हमने बात की। अब यहाँ पे दिया है प्योर होल्डिंग। प्योर होल्डिंग मीन्स वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे, कंट्रोल पे ध्यान ना दे, उसका कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान ना हो, प्योर होल्डिंग होती है। मिक्स होल्डिंग मीन्स जो दोनों करे, इन्वेस्ट भी करे और कंट्रोल भी रखे। इमीडिएट होल्डिंग मीन्स जो चार ऐसे नहीं होते, होल्डिंग की, होल्डिंग की, होल्डिंग की, इसकी होल्डिंग बी हो, बी की सी, सी की डी। इमीडिएट होल्डिंग ये हो जब, ठीक है, चार की जब चैन बने, और इंटरमीडिएट होल्डिंग जब तीन की चैन बने। ये बी इंटरमीडिएट होल्डिंग ना, ए की बी होल्डिंग और बी की सी इंटरमीडिएट होल्डिंग, ये चार होते हैं। प्योर होल्डिंग होती है जिसमें सिर्फ इन्वेस्ट हो, कंट्रोल ना वो ध्यान दे। मिक्स होल्डिंग जो इन्वेस्ट भी में भी ध्यान दे, कंट्रोल में भी ध्यान दे। इमीडिएट होल्डिंग जो 4 की चैन बनाए, और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग जिसमें 3 की चैन हो, ए की होल्डिंग बी की होल्डिंग सी। ये टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनीज हैं। अब यहाँ पे है बेनिफिट क्या क्या होते हैं होल्डिंग की। ग्रेटर कंट्रोल फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, उस छोटे इन्वेस्टमेंट से भी करके वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रख सकती है। इंडिपेंडेंट एंटिटीज, सिंपल सी बात है, एक होल्डिंग है एक सब्सिडी, तो दोनों अपनी इंडिपेंडेंट में रहेंगी। वो दोनों कंपनी एक ही नहीं होंगी कभी भी, जब तक वो मर्ज ना हो। मर्ज नहीं है, एक होल्डिंग एक सब्सिडी, दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटी। मैनेजमेंट कंटिन्यूटी, उसके पास मैनेजमेंट, भाई वो मैनेज कर सकती है अपनी सब्सिडी को। टैक्स इफेक्ट ये भी है, ये भी उसके पास बेनिफिट है। 4 बेनिफिट है टोटल। कौन कौन से? पहला ग्रेटर कंट्रोल है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, मैनेजमेंट कंटिन्यूटी है और टैक्स बेनिफिट। ये 4 चीज़ें होती हैं होल्डिंग के पास। अब यहाँ पे उसकी कुछ चीज़ें बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडी के साथ भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगी। फिर है इफ़ होल्डिंग कंपनी हैज़ मोर देन सब्सिडरी, अगर एक से ज़्यादा सब्सिडी हैं उसके पास, जैसे ऑल दिस सब्सिडी एसोसिएट कंपनी जॉइंट वेंचर, अगर इन सब के साथ भी उसकी वो उनकी सब्सिडी है, तो उनके साथ भी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबका एक साथ बना के एक देना है। और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो खुद का सेपरेट बना के देगी। मतलब पहला बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी सब्सिडी का भी बना के दो, दूसरा बोल रहा है एक से ज़्यादा सब्सिडरी हो तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, तीसरा बोल रहा है उनका तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना ही है, सेपरेट खुद का भी बना के दो, और चौथा बोल रहा है कि वो डिस्क्लोज़ करेगी बैलेंस शीट में कि वो होल्डिंग है, अपनी डिस्क्लोज़ करेगी अपनी बैलेंस शीट में कि हाँ मैं होल्डिंग कंपनी हूँ। ये 4 चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे बताना है डिस्क्लोज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस भी बताएगी कि उसका डिविडेंड कितना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सब्सिडी कंपनी से उसको पहले डिविडेंड कितना मिल रहा है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस उसको सब्सिडी कंपनी से कितना मिल रहा है। ये 2 पॉइंट हो गए, है ना इसके। और अगर कोई सब्सिडी कंपनी है तो वो आरओसी को बताएगी खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई सब्सिडी कंपनी है, और सब्सिडी कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी डिक्लेयर करेगी, ठीक है। प्लेस सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट ईच ऑफ सब्सिडी ऑन इट्स वेबसाइट। टोटल कितना पड़ा कि वो खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगी, सब्सिडी है उसकी तो उसका भी साथ में मर्ज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगी। एक से ज़्यादा सब्सिडी हो जैसे एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, उनका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में बताएगी, अलग से खुद का तो बताएगी ही। बैलेंस शीट में बताएगी कि हाँ मैं होल्डिंग हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस बताएगी, सब्सिडी कंपनी से कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितना प्रॉफिट लॉस मिल रहा है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि 30 दिन में सब्सिडी आरओसी को बताएगी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सब्सिडी कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी बताएगी। फिर यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनीज, ओवर कैपिटल, मतलब डिसएडवांटेज क्या क्या है होल्डिंग की। ओवर कैपिटलाइजेशन, ये ज़्यादा हो जाएगा होल्डिंग का भाई। और एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्सिडरी, भैया वो अपनी सब्सिडी पे अपना हक जमाएगी ना, मनमानी करेगी, तुम मेरी सब्सिडी हो, तुम्हें ये करना आज वो करना आज वो करना। मैनिपुलेशन
चीज़ें छुपाना चालू कर देगी, क्या पता टैक्स छुपाए, कम प्रॉफिट दिखाए, कह रहे नहीं ये तो मेरी सब्सिडी का हुआ, ये सब चालू हो जाएगा। कंसेप्ट फॉर इकोनॉमिक पावर ये हो जाएगा। मोनोपोली मतलब मोनोपोली इसकी चलेगी, होल्डिंग की मोनोपोली चलेगी ना, फिर वहाँ तो सब्सिडी का क्या होगा। क्या क्या पड़ा डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी में, ओवर कैपिटलाइजेशन, एक्सप्लॉइनेशन ऑफ सब्सिडी, मॉनिपुलेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ऑफ मोनोपोली। अब हमने होल्डिंग पढ़ लिया, अब हम सब्सिडी कंपनी पढ़ेंगे। सब्सिडी कंपनी सेक्शन 287 में आती है ना। अब उसने 51% शेयर ले रखे, हम ये पढ़ेंगे। 1/2 है। पहला, सब्सिडी कंपनी कब कब बनेगी, जब मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी के बैठे हो या 1/2 वोटिंग पावर दूसरी कंपनी ने उसके ले रखे हो, उस कंपनी ने या उस कंपनी और उसकी सब्सिडी कंपनी मिला के। जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी है और दोनों ने सी कंपनी में टोटल 51% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर लेके रखी है, तो सी सब्सिडी होगी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेजोरिटी उसकी हो या 1/2 वोटिंग पावर उसने उस होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी की मिला के ली हो, इन दोनों केस में सब्सिडी कंपनी होती है। और यहाँ पे देख के रखा है कि बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इसमें एलएलपी भी आएगी, है ना। अब यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन दे के रखे कि कौन कौन लोग 2 से ज़्यादा लेयर भी बना सकते हैं सब्सिडी की, किन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किन पे नहीं है। बैंकिंग कंपनी 2 से ज़्यादा लेयर बना सकती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, जैसे रिजर्व बैंक हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, ये 4 लोग 2 से ज़्यादा अपनी सब्सिडी बना सकते हैं। बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे देख के रखा है व्हाट इज़ होल्डी ओन सब्सिडी कंपनी मीन्स जिसके पास 100% वोटिंग पावर हो उसको होल्डी ओन सब्सिडी बोलते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर इंडिया में 2 से ज़्यादा सब्सिडी कंपनी करना अलाउ नहीं है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया आपकी चाहे जितनी सब्सिडी हो उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया, तो अब इंडिया का तो रूल नहीं चलेगा ना। तो इंडिया के अंदर 2 सब्सिडी उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, लेकिन आउट ऑफ इंडिया जितनी बनानी हो उतनी बनाओ। यहाँ पे ये कुछ सब बेनिफिट दे के रखे हैं सब्सिडी कंपनी के, ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना पॉज करके वीडियो। और कैप ऑफ लेयर मतलब 2 लेयर पे रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा के रखा है ताकि रूट ऑफ फंड जितने भी ये फ्रॉड होते हैं कि टैक्स बचाना ये वो हिंते, ये सब ना हो पाए, इसलिए लेयर पे कैप लगा के रखा है। 2 से ज़्यादा लेयर नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पे एसोसिएट कंपनी पढ़ेंगे। एसोसिएट कंपनी सेक्शन 26 में आती है, जिस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जिसने 21% कम से कम या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर लेके रखी हो या उसने कंट्रोल करके रखा हो बिजनेस डिस्कशन एंड एग्रीमेंट, अंडर एग्रीमेंट वो बिजनेस कंट्रोल करता हो वो, और जॉइंट एग्रीमेंट ये भी होती है, जॉइंट एग्रीमेंट में भी जॉइंट वेंचर ये भी, है ना। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में 20% एटलीस्ट, मिनिमम 20% और 50% से ज़्यादा नहीं वोटिंग पावर हो, क्योंकि 50% से ज़्यादा होगी तो वो तो भैया सब्सिडी और होल्डिंग का रिलेशन हो जाएगा। और कंट्रोल बिजनेस डिसीजन करता हो, है ना, और मेजॉरिटी डायरेक्टर उसके हो, या ये सब ऑप्शन में ना ये सब हो, तो कंट्रोल मैनेजमेंट करता हो और पॉलिसी डिसीजन ये करना है, ये काम उसके हो। कौन कौन सा, 20% एटलीस्ट वोटिंग पावर हो, 20% ज़्यादा, 50% से कम, बिजनेस डिसीजन करता हो, मेजॉरिटी डायरेक्टर उसके हो, कंट्रोल मैनेजमेंट करता हो और पॉलिसी डिसीजन वो लेता हो। और सेक्शन 276 बोलता है अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको तो मानेंगे कि एसोसिएट भी कर रही है। जैसे रिलेटेड पार्टी, उसका जो दूसरी पार्टी है वो अगर कोई बिजनेस जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी कर रही है तो मानेंगे कि वो एसोसिएट भी कर रही है, बस ये इतना ही बोलता है। और सेक्शन 129 बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसोसिएट कंपनी और
जो हमारी होल्डिंग कंपनी है दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगा। एसोसिएट और दूसरी कंपनी है दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक मर्ज होकर भी बनेगा। यहाँ पे देख के रखा है सेक्शन 149(6) फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कंपनी। कौन कौन आईडी में इन अ कंपनी अपॉइंट नहीं होगा? प्रमोटर, रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर एसोसिएट कंपनी में हो, प्रमोटर हो या वो प्रमोटर से रिलेटेड हो या डायरेक्टर हो एसोसिएट कंपनी में, या रिलेटिव उसका पेक्यूनरी रिलेशन हो मीन्स मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता हो, या रिलेटिव किसका हो पोजीशन केएमपी में उसका रिलेटिव ट्रांजैक्शन हो एसोसिएट में। ये तीन चीज़ें, प्रमोटर, प्रमोटर का रिलेटिव, डायरेक्टर रिलेटिव से पेक्यूनरी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और रिलेटिव किस पोजीशन में हो, केएमपी की पोजीशन में हो या एम्प्लॉय की पोजीशन में हो एसोसिएट कंपनी के। और सेक्शन 192 बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर एसोसिएट कंपनी में है और नो केस ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, तो दोनों कंपनी ओआर पास करके अप्रूव करके उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हैं। ठीक है, 192 बोलता है। यहाँ डिफरेंस बिटवीन एसोसिएट एंड सब्सिडी कंपनी बताया है। यहाँ पे 20% एटलीस्ट होना चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट या मोर देन 50% होना चाहिए। और ये भी बताया है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इसमें होता है, इसमें कंट्रोलिंग पावर, ऑपरेटिंग डिसीजन, फाइनेंशियल, ये देखा जाता है। ये डिफरेंस दे के रखे हैं, रीड कर लेना। अब यहाँ पे डोमिनेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी दे के रखा है, ये 455 सेक्शन में आती है। कंपनी क्या अपने एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये फ्यूचर के लिए करके रखी हो, या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब ये ना हो रहा हो, है ना, तो कंपनी बोलेगी कि हाँ मुझे अब डोमिनेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। या कंपनी कर नहीं रही हो या ये हो नहीं रहा हो, तो इसलिए कंपनी डोमिनेट में अपना डोमिनेट कंपनी इनएक्टिव कंपनी में चली गई हो, हाँ, इन सब में उसको वो मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा स्टेटस? वो फॉर्म MCA1 फाइल करे, तो जब ये फाइल कर देंगे तो MSC1 फॉर्म फाइल करे, एप्लीकेशन फॉर्म दे, तो जो रजिस्ट्रार है ROC वो इशू करेगा सर्टिफिकेट, किस में इशू करेगा? MSC2 में करेगा। और ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नो इंस्पेक्शन, इंजरी और इन्वेस्टिगेशन ये सब ना चल रहा हो। नो प्रोसीडिंग इंटीगेशन पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट कोई केसेस पेंडिंग ना हो। पब्लिक डिपॉजिट और आउटस्टैंडिंग इन सब में डिफ़ॉल्ट ना किया हो। आउटस्टैंडिंग लोन इन सब ये लोन वोन ये सब पेंडिंग ना हो, तो वो MC1 फाइल करेगी। और ROC और ये मैनेजमेंट ओनरशिप ऑफ कंपनी सब में कोई झगड़ा ना हो, तो MSC1 फाइल करना है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया डोमिनेंट कंपनी कब कब होगी, जब वो ये सब ना करे, और ये पढ़ा कि कब कब वो फॉर्म फाइल कर सकते, ये सब होना चाहिए फॉर्म फाइल करने के लिए। और क्या ना हो, उसकी टैक्स ड्यूटीज़ ये सब पे हो उसकी, उसने डिफ़ॉल्ट ना किया हो। वर्कमैन ड्यूटीज़ में इसमें मतलब लोगों को अपने एम्प्लॉय को पेपर दे मतलब पैसे देती है ना, तो वर्कमैन ड्यूज़ ना हो जो उसके यहाँ काम करते हो। और सिक्योरिटीज़ है आर नॉट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज विद इन और आउटसाइड इंडिया, ये सारी चीज़ें ना हो। फिर यहाँ पे देके रखा है क्या कैसे कंप्लाइंस प्रोसेस होगी इसकी। SR पास करेंगे, कंसर्ट एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर की लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म ROC को करेंगे MS1, उसमें ROC सर्टिफिकेट देगा, MS2 में देगा। फिर ऑडिट किससे करवाएंगे? प्रैक्टिस CA से विद इन 30 डेज, और कोई भी अलॉटमेंट या चेंज ऑफ डायरेक्टर हुआ तो ROC को इन्फॉर्म करो। अभी इसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी 245। गवर्नमेंट कंपनी का पता है कि CG और SG मिल के, या सिर्फ CG या सिर्फ SG ये सब मिल के 51% या उससे ज़्यादा के शेयर लें। यहाँ पे समरी दे के रखी है, दी एक्सेप्शन ऑफ गिवन बिलो, ये सारी छूट है। नेम को लेके वो सिर्फ लिमिटेड लिखेगी, भले वो पब्लिक या प्राइवेट हो, और वो अपना लास्ट में स्टेट भी लिख सकती है जिस स्टेट से वो है। अब ट्रांसफर शेयर में इसने कितना अच्छा
छूट दे के रखी है कि अगर इससे शेयर लिए हैं तो एग्रीमेंट या डीड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट से शेयर लिए है तो आपको एग्रीमेंट और डीड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ बॉन्ड्स, ट्रांसफ़र डीड को ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जीक्यूट एंड डिलीवर ये करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ बॉन्ड भी एक टॉपिक दे के रखा है। यहाँ पे एक दे के रखा है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ अक्यूमुलेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। और अगर पुराने इस साल में कोई प्रॉफिट रखा है तो उससे निकाल के आप डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, ये दे के रखा है। फिर यहाँ पे देख के रखा है कि एक्सेप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ये है डिफेंस प्रोडक्शन वालों को नहीं देना है 50% और 100% सीजी वाली को, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी इसके अंदर होगा वो डिफेंस प्रोडक्शन, जो डिफेंस का प्रोडक्शन करती हो वो 100% या 50% सीजी वाली को ये नहीं देना है, ये वाला पॉइंट ये बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट देके रखा है एक्सेप्शन फॉर सर्टेन डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट इन बोर्ड मीटिंग, कुछ इसमें भी छूट है। और जो रेमुनरेशन पॉलिसी जो होती है ना गवर्नमेंट की नॉमिनेशन एंड ये देके रखा है गवर्नमेंट की नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन वाली पॉलिसी, ये भी बोर्ड रिपोर्ट में सीजी को नहीं देना है। वो अपनी पॉलिसी क्यों किसी को बताएगी, है ना, इसलिए सीक्रेट रहते हैं ये सब उसकी बातें। और यहाँ पे एक पॉइंट देके रखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 15 डायरेक्टर, अगर इसको 15 डायरेक्टर से ज़्यादा अपॉइंट करने हैं तो मेंबर से बिना पूछे 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगी, क्योंकि ये तो भैया सीजी की ही है ना, इसलिए। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जहाँ पे सीजी अप्रूवल दे दे हर जगह वहाँ आप एनुअल जनरल मीटिंग करा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन इसने खुद को नहीं दे के रखा है। यहाँ पे दे के रखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149(6)A में आता है, बस यही दे के रखा है, बाकी कुछ नहीं। और फिर यहाँ पे बताया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अगर ये सब सेक्शन 152 में आता है। अगर वैसे कंसर्ट लेके डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे होल्ड ऑफिस में तो आरओसी को 30 दिन में बताना है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जहाँ से वो अपॉइंट हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना है। लेकिन अगर अपॉइंट डायरेक्टर सीजी में या एसजी में हो रहा है तो उसमें नहीं बताना है। इन्होंने अपॉइंट किया इसलिए फाइल नहीं करनी। पता चले सीजी और एसजी अपनी कंपनी में ही डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे तो क्या वो खुद को थोड़ी बताएगी कि हम 30 दिन में फॉर्म भरेंगे आरओसी को, नहीं, उनके लिए नहीं है। और बाकी कंपनियों को अगर डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट से 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना है कि हमने डायरेक्टर अपॉइंट किया है, ये बोलता है। और यहाँ पे एक पॉइंट देके रखा है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन एंड फाइलिंग दी वैकेंसी, अगर उसकी वैकेंसी है तो भी फाइल करना है। किसमें, सबसेक्शन 6 और 7 में 152 के। तो अगर सीजी की है सब्सिडी सीजी की हो या नॉट लिस्टेड कंपनी नॉट लेस देन 51% शेयर, तो इनको भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल इन पे नहीं है। गवर्नमेंट की दोनों पे, गवर्नमेंट की लिस्टेड कंपनी 51% शेयर होल्डिंग हो, लिस्टेड नहीं हो अगर और सब्सिडी कंपनी गवर्नमेंट की, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए रखा राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरमेंट डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, सेक्शन 160। अगर कोई रिटायर्ड डायरेक्टर छोड़ के कोई और डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, उसके लिए अगर हो रहा हो तो ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल जहाँ भी आ जाए समझ जाओ गवर्नमेंट की 100% सब्सिडी है वो, या सब्सिडी गवर्नमेंट कंपनी की हो या 50%, तो है ना। और अगर गवर्नमेंट की ये ना हो तो एक इंसान एक वोट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर पे वोट करेगा, और किस पे एप्लीकेबल नहीं है, फिर वही गवर्नमेंट कंपनी इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल और सब्सिडी हो गवर्नमेंट कंपनी की। और यहाँ पे देखिए रखा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 164 के सबसेक्शन 2 में, अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न 3 साल से ना दे रही हो तो वो कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन ये भी गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे देख के रखा है कि रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर के एनपीए एंड शेयर होल्डर इंस्पेक्शन, इन सब का रजिस्टर बना के रखना है। अगर कोई गवर्नमेंट के 100% शेयर पेड अप शेयर कैपिटल है तो उसको ये बना के नहीं रखना है, बाकी सारी कंपनियों को ये बना के रखना है। 171 ये बोलता है, क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए तो गवर्नमेंट के लोग आते हैं। पता चले वो सीजी के 100%
होल्ड सब मतलब सब्सिडी है तो वो क्या खुद का रजिस्टर बना के खुद को ही देखने थोड़ी आएगी, इसलिए। फिर यहाँ पे लोन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 185, अगर लोन डायरेक्टर को मिल रहा है तो ये भी सीजी पे एप्लीकेबल नहीं है। और लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, अगर ये सब इन्वेस्टमेंट कंपनी में अपनी कर रहे हो तो ऐसा पास करके पूछना पड़ेगा, लेकिन सीजी है तो सीजी पे भी ये सेक्शन 186 अप्लाई नहीं है। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 ये भी गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। जो गवर्नमेंट कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी हो, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इनको छोड़ के इन पे एप्लीकेबल नहीं है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188। ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ मार्जिनल पर्सनल सेक्शन 196 ये भी सीजी पे अप्लाई नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ कैनपी ये भी सीजी पे अप्लाई नहीं है। ऑडिटर रिपोर्ट इन अ सीजी इन अ गवर्नमेंट कंपनी, ये ऑडिटर रिपोर्ट सीजी बनाएगा। सेक्शन 143 सब सेक्शन 5 में ये सीजी पे अप्लाई है। फिर यहाँ पे देखे रखा सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑर्डर बाय CNAG सेक्शन 143 का 6 बोलता है कि जब पहली बार ऑडिट के बाद भी दूसरी ऑडिट CAG प्लस CAG 60 डेज़ के अंदर करवाओ, है ना। और वो खुद करो या किसी से करवाओ। और ऑडिटर रिपोर्ट या सप्लीमेंट्री सच ऑडिटर रिपोर्ट, इन दोनों में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबको देंगे जिनको देनी चाहिए, और AGM में दोनों रिपोर्ट रख दो, ये सेक्शन बोलता है। और फिर यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये भी गवर्नमेंट पे अप्लाई होगा। 3 मंथ में पूरे साल की एनुअल जनरल मीटिंग की बना लो रिपोर्ट, है ना। और उसके बाद 3 मंथ में AGM रिपोर्ट ये मेंबर शेयर होल्डर के सामने रखो और हाउस ऑफ पार्लियामेंट में यहाँ भी दिखा दो। क्या बोर्ड ऑफ रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, इनको CG और SG को दो, ठीक है। ये सेक्शन ये बोलता है। ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म, ये चैप्टर ख़त्म हो गया।